चलिए, तो चैप्टर 3 जो है अपना वो फिस्कल डेवलपमेंट्स के ऊपर बेस्ड है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना रहा, पूरा मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट का फिस्कल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ठीक है, जैसे किसी भी इकोनॉमी में बेसिकली आपका जो फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दो टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं, एक जो आरबीआई बनाता है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी हो गई और सेंट्रल बैंक की पॉलिसी जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। तो ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा बेस्ड है आपकी फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल इंडिकेटर्स जो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है फिस्कल पैरामीटर्स पे, उस पे बेस्ड है। ठीक है, कि कैसे पेंडेमिक टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वापस से अपने फिस्कल ग्लाइड पाथ में लेके आने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले रही है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले इसका कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेवलपमेंट इन यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। पहला है परफॉर्मेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है, फाइनेंसेस में आपके दो पार्ट आ जाते हैं, एक हो गया इनकम वाला पार्ट गवर्नमेंट का और दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। तो इनकम वाला पार्ट हो गया अपना रेवेन्यू पार्ट। पहला पार्ट है रेवेन्यू, तो परफॉर्मेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑन डेट रिसिप्ट्स। ठीक है, उसके दो पार्ट्स, डेट रिसीट्स के दो पार्ट्स, मतलब डेट का मतलब होता है गवर्नमेंट कितना उधारी ले रही है। ठीक है, डेट रिसीट्स के दो पार्ट, यूनियन गवर्नमेंट ऑन ट्रैक टू अचीव फिस्कल डेफिसिट टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर 23। जो भी पेंडेमिक इंड्यूस्ड जो एक पहला चीज़ तो ये हुआ कि एक्सपेंडिचर बढ़ा क्योंकि बहुत सारी सब्सिडीज़ बढ़ी। पेंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लेके आई थी जो पर्टिकुलरली माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको फोकस करके, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो वो इसका पार्ट नहीं था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जितना एलोकेशन होता है वो तो था, उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ और भी ऐसे खर्चे गवर्नमेंट के बढ़े, एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्योंकि डाउन हो गई थी तो उसके कारण टैक्सेस जो हैं वो भी कलेक्शन टैक्सेस का कम हुआ। तो इसके कारण आप देखोगे कि पेंडेमिक के पीरियड में आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया, आय कम व्यय ज़्यादा हुआ गवर्नमेंट का, तो जो आपका डेफिसिट होता है वो बढ़ गया। अब इस पॉइंट में ये बता रहा है इकोनॉमिक सर्वे कि वापस से अपने पोजीशन में एफआरबीएम एक्ट हम पढ़े थे 2003 का, जिसमें फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को 3% ऑफ द जीडीपी रखना मैंडेटरी था, तो उसको अभी चेंज कर दिए हैं, उसको 24-25 तक के लिए एक्सटेंड कर दिए हैं। तो अभी फिर से वापस कौन कौन से पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट का अच्छा परफॉर्मेंस है, जैसे टैक्स बैलेंसी बढ़ी है तो उसके कारण रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है, और उसके साथ में जो सब्सिडीज़ में ज़्यादा खर्चा हुआ पेंडेमिक के टाइम पे वो अब कम होते जा रहा है। तो इसमें आपको वही बताया गया कि वापस से गवर्नमेंट अपने पोजीशन पे कैसे आ रही है। फिर उसके बाद कंजर्वेटिव बजट एजम्पशंस प्रोवाइड अ बफर ड्यूरिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, कंजर्वेटिव बजट एजम्पशंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने बजट में एक एस्टिमेट्स लेके चलती है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए एक एस्टिमेट होता है कि हमारा नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू में इतना आएगा, एक्सपेंडिचर में इतना होगा। ठीक है, चूँकि ग्लोबल शॉक्स थे और उसके साथ में पेंडेमिक इंड्यूस्ड शॉक्स जो थे, दोनों के कारण गवर्नमेंट एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रही है। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब कि जितना आ सकता है उसको ऑलरेडी कम आकलन करके गवर्नमेंट उसको मान रही कि कम ही आएगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलने के कारण प्रोवाइड अ बफर ड्यूरिंग ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2021 में गवर्नमेंट ने जितना एस्टिमेट्स रेवेन्यू कलेक्शन का रखा था उससे ज़्यादा ही कलेक्शन आया, तो वही अप्रोच ये वाले सर्वे में भी है
ये वाले बजट में भी वही अप्रोच है कि मान के चल रहे हैं कि कम आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि उससे ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट नॉन डेट रिसिप्ट्स। ठीक है, नॉन डेट रिसीप्ट्स में आपके सारे रिसीट्स जिसको गवर्नमेंट को वापस पे बैक नहीं करना है, वो सारे रिसीट्स जो हैं वो नॉन डेट रिसीप्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट को वापस नहीं लौटाना है, जैसे आपका ग्रांट्स हो गया, कोई भी मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस है, कोई भी फ्लड रिलीफ या ऐसा किसी भी कारण से, कोई पर्टिकुलर रीज़न के कारण अगर ग्रांट प्रोवाइड कर रही है जिसको वापस नहीं करना पड़ता है, तो वो आपका नॉन डेट रिसिप्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आएगा सस्टेन रेवेन्यू बायोएंसी ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में टैक्स बायोएंसी अपन पढ़े थे कि जीडीपी जितना बढ़ेगी प्रपोर्शनेटली टैक्स कलेक्शन भी उतना ही बढ़ेगा। तो 2 साल में लगातार कंटिन्यूसली जीडीपी के साथ में टैक्स बायोएंसी, इनफैक्ट प्रपोर्शनेटली भी नहीं, प्रपोर्शनेटली मतलब 1:1 आना चाहिए, लेकिन टैक्स ज़्यादा बढ़ रहा है जीडीपी से। दैट मीन्स टैक्स जो लास्ट चैप्टर में रिफॉर्म्स देखे थे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए थे, तो जिसमें अपन जीएसटीएन पोर्टल देखे थे, जीएसटी का पोर्टल देखे थे, ई वे बिल्स जो जनरेट हो रहे हैं वो देखे थे, और जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी बढ़ा है ना। तो ये सारी चीज़ों के कारण 2 साल से टैक्स बायोएंसी बढ़ रही है। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोपेलिंग द ग्रोथ इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू में 2 टाइप की टैक्सेस अपन देखेंगे, एक डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है, एक इनडायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है। तो उसमें अपन देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स से भी रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो रहा है। कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज एक्ट एज फ्लेक्सी फिस्कल पॉलिसी टूल्स। ठीक है, तो फ्लेक्सी फिस्कल पॉलिसी टूल्स का मतलब यह है कि फ्लेक्सिबल है। जब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि लॉकडाउन के टाइम पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए, है ना, क्योंकि डिमांड कम हो गई, डिमांड कम मतलब प्राइसेस कम, सप्लाई भी कट किए थे नेशंस, जो उनका एक कार्टेल है, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का एक ग्रुप है, वो म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे को कितना प्रोडक्शन सबको करना है ताकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस स्लम्प ना हो। ठीक है, तो प्राइसेस स्लम्प ना हो इसीलिए वो प्रोडक्शन कट किए थे, बट उतना प्रोडक्शन कट नहीं किए थे। सप्लाई थी पर डिमांड बहुत ज़्यादा डिप हो गई थी, सब एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई, लॉकडाउन्स हुए, तो ऑयल कंजम्पशन कम हुआ, उसके कारण क्या हुआ, प्राइसेस डाउन हुए। अब उस समय प्राइसेस डाउन हुए तो वो जो बीच का गैप मिला था गवर्नमेंट को, प्राइस डाउन हुआ तो उस समय टैक्स बढ़ा दी गवर्नमेंट, है ना। मतलब वो क्या हुआ, आपका जो ट्रांसमिशन होना चाहिए, प्राइस डाउन हो रहा है तो यहाँ पे भी डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस डाउन होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन हो रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट में भी होना चाहिए, लेकिन उस समय गवर्नमेंट क्या की, बढ़ा दी टैक्स। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया। लेकिन जब फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस दी गवर्नमेंट, उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे हुए, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसके कारण प्राइजेस, इन्फ्लेशन बढ़ा इकनॉमी में, और इन्फ्लेशन बढ़ा इकनॉमी में, तब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा कि वो बढ़े हुए प्राइस ट्रांसमिट मत हों डोमेस्टिक इकनॉमी में, इसीलिए यहाँ पे टैक्सेस को घटा दिए। तो फ्लेक्सिबल पॉलिसी टूल्स का मतलब आपकी सिचुएशन जैसी चल रही है उसके हिसाब से एक्साइज और कस्टम ड्यूटी को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी टूल्स एक्ट कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज एक्ट एज फिस्कल पॉलिसी टूल्स। स्टेबलाइजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यील्डिंग रिटर्न्स। ठीक है, हम देखेंगे कि जैसे ही जीएसटी इम्प्लीमेंट हुई है उसके बाद से कंटिन्यूसली, थोड़ा सा लॉकडाउन के टाइम पे डिप हुआ था जीएसटी कलेक्शन, उसके बाद से कंटिन्यूसली जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। लास्ट चैप्टर में भी अपन देखे थे 1.49 लाख करोड़ पर मंथ एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर ऑन ट्रैक टू मीट नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जो भी रेवेन्यू दो, मतलब गवर्नमेंट का आय जो है, गवर्नमेंट की आय 2 प्रकार से होती है, एक टैक्स रेवेन्यू होता है ना, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू में आपके जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, जितना भी
गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वो टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे आपका PSUs का डिविडेंड्स हो गया, और जो भी डिसइन्वेस्टमेंट्स कर रही है ना, PSUs के जो भी शेयर्स को गवर्नमेंट सेल कर रही है उससे जो पैसा आ रहा है वो हो गया। फिर ग्रांट्स जो मिल रहा है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट लोन ले रही है, ठीक है, तो ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। तो सेंटर ऑन ट्रैक टू मीट नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स, जो भी उनका टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट, इसमें देखेंगे। कमिटेड टूवर्ड्स दिस इन्वेस्टमेंट बट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स से तो कलेक्शन अपना हो रहा है, फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन भी कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। मोनेटाइजेशन का मतलब मैं समझाया था लास्ट क्लास में, हाँ, एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो उसमें जो भी गवर्नमेंट के पास में जहाँ से भी उनको लग रहा है कि इसको अगर अपन यूज़ करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे दें तो वहाँ से पैसा कलेक्ट किया जा सकता है, पैसा लाया जा सकता है, तो वो सारा मोनेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद भी कुछ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड है, ठीक। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पिछला पार्ट था रेवेन्यू, मतलब आय का कैसा परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, आय कैसी हो रही है। अब खर्च कैसे हो रहे हैं ये देखेंगे। बीम प्रैग्मेटिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ रीप्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है गवर्नमेंट का, सब्सिडीज़ आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे इनकम जनरेट नहीं होगी, है ना। सैलरीज हो गई, पेंशन हो गई, डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर होता है वो हो गया, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया। तो ये सारे होते हैं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनसे फर्दर इनकम जनरेट होने नहीं होती है, ठीक। तो रीप्रायोरिटाइजेशन कैसे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम पे गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ा है, तो उस डेफिसिट को मैनेज करने के लिए आप पहले जो खर्च थे आपके उसमें कहीं से कट डाउन करेंगे, और उसका फिर आपका जो पेंडेमिक के टाइम पे लोन ली है गवर्नमेंट, उसका इंटरेस्ट पेमेंट्स पहले पे कर देंगे डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड से या फिर मोनेटाइजेशन से जो पैसा आ रहा है उससे, उसी को बोला गया रीप्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। फिर है कैपिटल एक्सपेंड, मतलब इसका पार्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ कंटिन्यूसली, लास्ट चैप्टर में हमने देखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है। दैट इज़ अ गुड थिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रोथ है तो अच्छी बात है, ठीक। तो इसमें केपेक्स लेट ग्रोथ टू ब्रिंग बैक एनिमल स्पिरिट्स एंड मैनेज डेट लेवल्स, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ये वाला फॉर्मूला। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ यहीं पे। एक एग्रीगेट डिमांड होती है, एडी जिसको बोला जाता है, इसको डिनोट करते हैं वाई से। तो वाई का फॉर्मूला होता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें क्या होता है, डिमांड काहे से आती है, आपका जो भी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर होगा डिमांड वहीं से जनरेट होगी ना, मतलब डिमांड जनरेट हुई उसके लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है, अदर वे राउंड बोल सकते हैं, हाँ। तो ये सी हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी क्या हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितना भी कंजम्पशन हाउस होल्ड्स में हो रहा है ना, तो वो पूरा ओवरऑल, अब लास्ट क्लास में पहले हमने देखा था कि जीडीपी को मेजर करने के तीन तरीके होते हैं, है ना। एक्सपेंडिचर मेथड, है ना, इनकम मेथड और आउटपुट मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम सारे जगह का हर एक इकोनॉमी के पार्ट का एक्सपेंडिचर अगर कैलकुलेट कर लें तो उससे जीडीपी कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड उसी को बोला जाता है, ठीक। पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर दूसरा है इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये वाला जी, और एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, क्लियर। तो ये वाला जब हम देखेंगे
कैपेक्स लेड ग्रोथ मतलब गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है उस दो पार्ट्स में होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कौन सा एक्सपेंडिचर ज़्यादा अच्छा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि उससे फर्दर इनकम जनरेट होती है ना। तो इसके दो पार्ट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये वाला एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, जिसके कारण इकोनॉमी में फर्दर ग्रोथ होगी आने वाले सालों में। ठीक है, यही बोल रहा है कि कैपेक्स लेड ग्रोथ टू ब्रिंग बैक एनिमल स्पिरिट्स एंड मैनेज डेट लेवल्स। क्लियर? उसके बाद जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स स्ट्रेस्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स, ये हम देख चुके हैं, है ना। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो भी इन्फ्लेशन हुआ इकोनॉमी में, उसके कारण जो भी टैक्सेस कम करना पड़ा गवर्नमेंट को, तो उसके कारण आय कम हुई गवर्नमेंट की। भाई टैक्स कम करी गवर्नमेंट, उसका मतलब गवर्नमेंट की आय कम हुई, और आय कम हुई मतलब उतना ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर करेगी भी तो उसको बोरो करके एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट स्ट्रेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आपका सब्सिडीज़ वगैरह में जो गवर्नमेंट लॉकडाउन के टाइम पे जो एक्सेस सब्सिडीज़ दी है उसको। फिर ओवरव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस। ठीक है, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म किए हैं फाइनेंसेस में। परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म ड्राइव्स अ वेल टारगेटेड फिस्कल पॉलिसी। कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब समझते हैं? फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। तो फेडरल कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या जो भी राज्य व्यवस्था है, उसमें सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स है एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स, है ना। थोड़ा सा कॉन्फेडरेशन जो होता है, कॉन्फेडरेशन मतलब सारी पावर्स यूनियन के पास, है ना, उसके तरफ थोड़ा सा झुकाव है। आप जब भी कंपेयर करते हैं ना, परफेक्ट फेडरलिज्म जो बोला जाता है वो यूएस में है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पावर्स। लेकिन इंडिया में क्या है, थोड़ा सा कैनेडियन मॉडल है। कैनेडियन में यूनियन के पास जैसे ज़्यादा पावर्स हैं, वैसे इंडिया में भी ज़्यादा पावर्स हैं सेंटर के पास में। तो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट, ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन जिसके पास होता है वो सेंटर है। तो सेंटर को एक रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है ना। बहुत सारे आप लोग अभी न्यूज़ फॉलो करते हैं तो उसमें आपको समझ में आता होगा कि लास्ट वाला डीलिमिटेशन कमीशन जब उसका वो तय कर रहे थे कि नेक्स्ट वाले फाइनेंस कमीशन किस बेसिस पे अपने सजेशंस देगा। डीलिमिटेशन कमीशन मतलब समझते हैं? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स को डिसाइड करता है या स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं। हाँ, करेक्ट। कंस्टिट्यूएंसीज देखिए हुआ क्या कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग मेजर्स लेके आई तो उसमें साउथ के स्टेट्स जो हैं बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किए, बहुत अच्छा परफॉर्म किए। तो उसके कारण क्या हुआ कि साउथ की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग गई, बट नॉर्थ की पॉपुलेशन क्योंकि अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ यहाँ पे फैमिली प्लानिंग मेजर्स, तो यहाँ पे अपना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा रहा नॉर्थ में। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक वोट एक आदमी के पास, जिसका सबका बराबर होता है वेटेज, है ना। किसी के पास ज़्यादा वेटेज नहीं, किसी के पास कम नहीं, सबके वोट्स बराबर वैल्यू के हैं। तो अब ऑब्वियसली रीजन वाइज आप देखोगे तो पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा, नॉर्थ में, है ना। अब अगर सबका वोट्स का वेटेज इक्वल है, वैल्यू सेम है, तो ऐसे में क्या होगा कि ज़्यादा वोट शेयर बढ़ जाएगा नॉर्थ रीजन का, है ना। अब उसके कारण ऐसा होगा कि नॉर्थ रीजन वाले अपने हिसाब से स्कीम्स वगैरह, मतलब जो भी फेवरेबल होगा उनके हिसाब से वो चलाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा साउथ वालों को इस चीज़ से रिजर्वेशंस हैं इस चीज़ को लेके कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर अच्छा परफॉर्म किए, फैमिली प्लानिंग मेजर्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किए, तो उसका हम लोग को नुकसान क्यों हो। हाँ, हम लोग को नुकसान नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। तो उसको ना आई थिंक लास्ट 1971 का जो सेंसस हुआ था ना,
उसमें फिक्स करके रखे, उस पर फिक्स करके रखे हुए हैं। तो उसी को इस बार डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, तो अभी शायद उसकी डेट 2025 में है, उसको फिर रिवाइज करेंगे ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी ऐसे ही है कि अगर कोई स्टेट्स पिछड़े हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है, ज़्यादा वहाँ पे ग्रांट्स दे रही है, ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करती है ना, ताकि उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके। ठीक, तो इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोला जा सकता है। ठीक है, ये हो गया कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। जो भी सेंटर स्टेट्स को हेल्प करती है ना, इसको कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म बोला जाता है। तो कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म ड्राइव्स अ वेल टारगेटेड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स, सपोर्टिंग द जीएसटी कंपनसेशन पेमेंट्स ड्यूरिंग क्राइसिस। जीएसटी कंपनसेशन, जीएसटी इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो स्टेट्स, सारे स्टेट्स वाले बोले कि हमारे को इतना इतना लॉस होगा जीएसटी इम्प्लीमेंट करने से, तो सेंटर बोलेगी ठीक है हम कंपनसेट करेंगे, है ना। तो क्राइसिस के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कंपनसेशन दे रही है जीएसटी का, वो इसमें बताया गया है। उसके बाद एनहेंस्ड लिमिट ऑफ बोरोइंग फॉर द स्टेट्स एंड इंसेंटिव्स फॉर रिफॉर्म्स। तो जितना एक बोरोइंग सीलिंग होती है, एक लिमिट है बोरोइंग की, स्टेट्स उससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को बता दी है कि आपको इतना ही बोरो करना है ना, ऑफ द जीएसडीपी, अपने जीएसडीपी का इतना ही आप बोरो कर सकते हो। तो उसको लॉकडाउन के टाइम पे गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दी कि आप जितना पहले बोरो कर, लिमिट थी जितनी आपकी बोरो करने की, उसको हम बढ़ा देते हैं ताकि आप भी वेलफेयर स्कीम्स में अपना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सको। सेंटर सपोर्ट टुवर्ड्स स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये जो सीलिंग बढ़ाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की बोरोइंग सीलिंग, उसमें क्या किए कि वो टारगेट्स रख दिए कि अगर आप इतना टारगेट अचीव कर लोगे, किसी भी एक पैरामीटर्स बना दिए कि अगर आप हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हो तो आप इस टारगेट को अचीव करोगे तो आपको और ज़्यादा आप बोरो कर सकते हो। ठीक है, आपको और ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर की तरफ से। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट टुवर्ड्स स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब डेट प्रोफाइल ऑफ द गवर्नमेंट, कंसोलिडेटिंग जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसेस। जनरल गवर्नमेंट क्या होती है? कंबाइंड रूप से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को मिला देंगे तो जनरल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो सेंटर के देख लिए, स्टेट्स के देख लिए, अब दोनों का कॉम्बिनेशन जनरल गवर्नमेंट में यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद अ पॉजिटिव ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कीप्स द गवर्नमेंट डेट सस्टेनेबल। ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ठीक है, क्या होता है कि जैसे जैसे आपका अगर फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट की प्रूडेंसी, जो वर्दीनेस है, वो बढ़ते जाती है, तो उनको इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल है कीप्स द गवर्नमेंट डेट सस्टेनेबल। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट अगर कम मिलेगा तो उससे गवर्नमेंट डेट भी सस्टेनेबल रहेगी। और लास्ट में अपन देखेंगे कंक्लूजन। ठीक, हाँ, तो ये रोड मैप है इस चैप्टर का। क्या है? फिस्कल डेवलपमेंट्स इन यूनियन गवर्नमेंट, रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू के दो पार्ट, एक्सपेंडिचर के दो पार्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर फिस्कल डेवलपमेंट्स इन स्टेट गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म, ट्रांसफर फ्रॉम, ये सारा सेम चीज़, और डेट प्रोफाइल ये भी देख चुके हैं। अब देखिए गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट, ठीक है, एक हो गया रिसीप्ट्स और एक हो गया एक्सपेंडिचर। ये हो गया आय, ये हो गया व्यय। क्लियर? सबसे पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट रिसीट्स। सरकार को आय कहाँ से होती है? पहला है रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स किसको बोलते हैं? जो डे टू डे इनकम हो रही है गवर्नमेंट की, उसको रेवेन्यू रिसीट्स बोला जाता है। मतलब टाइम बाउंड मैनर। रेवेन्यू को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? रेवेन्यू रिसीट्स हो गया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, जहाँ पे रेवेन्यू शब्द आ रहा है ना, वो टाइम बाउंड होता है। ठीक है, मतलब
आपका एक पर्टिकुलर एक साल, जैसे हमारा फिजिकल फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च में एंड होता है ना, तो अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, हाँ अप्रैल से स्टार्ट, हाँ फाइनेंशियल 31 मार्च, राइट। तो उस एक पर्टिकुलर पीरियड में टाइम बाउंड जो भी है खर्चे या आय, इसको रेवेन्यू बोला जाएगा, ठीक है। और जो टाइम बाउंड नहीं होता है उसको कैपिटल बोला जाता है, चाहे वो कैपिटल रिसीट्स हो गया या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल जैसे रिसीट्स है, ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स में क्या आ जाएगा आपका, एक तो सबसे पहले डिविडेंड्स आ गया, ठीक है, जो कि एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। कैपिटल रिसीट्स में जैसे लोन आ गया, जो भी गवर्नमेंट लोन ले रही है, तो ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि हर साल लेगी, लेकिन रेवेन्यू पार्ट जो है वो कंपलसरीली हर एक साल होगा। जैसे पेमेंट्स एंड अलाउंसेस, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जा रही है, वो हर एक कंटिन्यूस टाइम साइकिल में वो इंकर करना है गवर्नमेंट को। लेकिन लोन का ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि लोन अगर इस साल लिए हैं तो नेक्स्ट ईयर भी लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेती है गवर्नमेंट, बट क्वांटम उसका फिक्स नहीं है पहली चीज़, और अनिवार्यता नहीं है ना। तो डिफरेंस समझ में आ गया रेवेन्यू एंड कैपिटल का। हाँ, अब रेवेन्यू रिसीट्स के दो टाइप्स हैं। एक होता है टैक्स रेवेन्यू, करों के द्वारा आय, सरकार की जो भी करों के द्वारा आय हो रही है उसको टैक्स रेवेन्यू बोला जाता है। टैक्स रेवेन्यू के दो पार्ट, एक होता है डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब समझते हैं, प्रत्यक्ष कर, हाँ, जिसमें आपका जिस आदमी के ऊपर टैक्स लेवी किया जा रहा है बर्डन भी उसी के ऊपर रहेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जिस आदमी के ऊपर टैक्स लेवी हो रहा है, जिस एंटिटी के ऊपर, उसके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, टैक्स पे करेगा ज़रूर लेकिन बर्डन उसके ऊपर नहीं रहेगा। जैसे आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है। अब मान लो मैं किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं मैन्युफैक्चरर, एज अ मैन्युफैक्चरर मैं एक हिस्सा एक्साइज ड्यूटी के रूप में गवर्नमेंट को दे दिया, बट उसको मैं क्या करूँगा, एमआरपी में जोड़ दूंगा। तो क्या अल्टीमेटली होगा क्या कि जो पैसा मैं पहले पे कर चुका हूँ गवर्नमेंट को, वो पैसा मेरे को बाद में कंज्यूमर से मिल जाएगा, ठीक है। तो बर्डन फाइनली किसके ऊपर आया, कंज्यूमर के ऊपर जो खरीद रहा है गुड्स को, और पे कौन किया, पे मैन्युफैक्चरर, है ना। तो लेवी जिसके ऊपर किया जा रहा है उसके ऊपर बर्डन नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। क्लियर क्लियर। अब आ जाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू पार्ट में, गैर कर के द्वारा आय। इसमें पहला पार्ट है इंटरेस्ट रिसीट्स। अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दे रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स मिल रहा है वो सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, जो भी पीएसयूज से प्रॉफिट हो रहा है या फिर डिविडेंड मिल रहा है, वो सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो गया। उसके बाद फीस एंड फाइन्स, जो भी चालान्स वगैरह है ना, उससे जो कलेक्शन हो रहा है वो सारा फीस एंड फाइन्स में आ गया। जो भी गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो चार्जेस लेती है, या चालान हो रहा है किसी भी चीज़ का पीनल रूप में, जो भी कलेक्शन हो रहा है उसको सारा, हाँ नहीं वो टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स है ना, तो वो टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, फीस एंड फाइन्स में कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, अगर उसका आप कुछ भी पैसा दे रहे हो तो वो जो कलेक्शन हो रहा है, या फिर आपका जैसे
ट्रैफिक वाला चालान कट रहा है, तो उससे जो कलेक्शन हो रहा है वो फीस एंड फाइन्स के अंदर आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ग्रांट्स। एक्सटर्नल ग्रांट्स का मतलब है कि बाहर से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एंटिटी अगर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ मनी अमाउंट प्रोवाइड कर रही है कोई भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कोई अगर बीमारी है तो WHO कुछ ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है कि इस बीमारी को इरेडिकेट करना है इस देश से, ठीक है, तो वो आपका इस नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्पेशल असेसमेंट और टैक्सेस। ठीक, स्पेशल असेसमेंट में कुछ ऐसे पर्टिकुलर टैक्सेस होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही लेवी किया जाता है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा। आई थिंक सेस बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं कैपिटल रिसीट्स में। ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर है। अब कैपिटल रिसीट्स में आ जाता है रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब है जो भी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दी है लोन के रूप में, वो अगर स्टेट गवर्नमेंट वापस कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो आ जाएगा रिकवरी ऑफ लोन्स में। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, अपने अगर शेयर्स को डाइल्यूट कर, शेयर्स को सेल आउट कर रही है इक्विटी को कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का गवर्नमेंट, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। उसका जो भी प्रोसीड्स आता है वो कैपिटल रिसीट्स में आएगा। क्लियर। उसके बाद बोरोइंग्स, इंटरनल बोरोइंग या फिर एक्सटर्नल बोरोइंग, ये सारा कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड्स, है ना, जो GPF होता है वो आ जाता है प्रोविडेंट फंड्स में। अब यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़े थे, तो उसमें सबसे पहले अपन टैक्स रेवेन्यू देखेंगे। टैक्स रेवेन्यू दो टाइप के टैक्सेस देख लिए हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन सेम पर्सन। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन्स। अब डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन सी हैं? डायरेक्ट टैक्सेस में आपका दो मेजर टैक्सेस जो है वो है कॉरपोरेशन टैक्स और दूसरा है इनकम टैक्स, है ना। जो भी आपका इनकम हो रहा है ना, उसके ऊपर आपको जो टैक्सेस पे करना पड़ता है वो होता है इनकम टैक्स, है ना। कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है कि कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है तो उसके ऊपर जो उनको टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता है वो हो गया कॉरपोरेशन टैक्स। बाकी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, एक अगर आप सिक्योरिटीज़ ले रहे हो स्टॉक मार्केट से तो उसके ट्रांजैक्शन में जो टैक्स आप छोटा सा पे करते हो, है ना। हर बार आप जब भी सिक्योरिटी खरीद रहे हो या बेच रहे हो, स्टॉक मार्केट वाला, है ना, उस पर खरीदने बेचने पे जो भी टैक्स लगता है उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। वेल्थ टैक्स हो गया ये, और कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्ट किए हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट पे अगर उस पे आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, मान लो आप कोई स्टॉक खरीदे, आज से 10 साल बाद उसका वैल्यू में जो डिफरेंस आया है, लेट अस से एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं कि 100 रुपये का मैं स्टॉक खरीदा था, आज से 10 साल बाद वो 5000 रुपये का हो गया। ठीक है, तो हमारा कैपिटल गेंस कितना हुआ? 4900 रुपये। तो 4900 रुपये के ऊपर जो हमारे को टैक्स देना पड़ेगा उसको कैपिटल गेंस टैक्स बोलते हैं। और दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म, LTCG और STCG। एक साल के अंतर्गत अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, कैपिटल गेंस हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में आएगा। एक साल के ऊपर अगर कोई बेनिफिट होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में लेते हैं। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में। पहला है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इन सब को सब्ज्यूम कर लिया है कौन? GST, है ना। तो ये हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स, GST। फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पे करना पड़ रहा है उसको यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ बोला जाता है। फिर है कस्टम्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगने वाला टैक्स जो है वो कस्टम्स हो गया। और उसके बाद सर्विस टैक्स, मोस्टली सर्विस टैक्स जो है वो GST के अंदर आ गया है,
अभी लेकिन कुछ कुछ ऐसे टैक्सेस जहाँ पे सर्विस टैक्स लगता है, ठीक है। उसके बाद सेल्स टैक्स भी पहले था, अब जीएसटी में आ गया है, और वैल्यू एडेड टैक्स भी अब जीएसटी में आ गया है। क्लियर? कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर अभी भी वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ, पेट्रोल हो गया। चले नेक्स्ट? नहीं, नेक्स्ट ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, जो सबसे पहले देखे थे। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। ठीक, ये वही चीज़ें हैं कि अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब पेंडेमिक के कारण जो भी ऊपर अप डाउन हुआ था इकोनॉमी में, और दूसरा ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन मतलब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो भी फूड फर्टिलाइज़र के प्राइसेस जो बढ़े हैं, क्रूड ऑयल के बढ़े हैं, वो है। तो उसके कारण क्या हुआ, पेंडेमिक के टाइम पे इंक्रीजिंग फूड एंड फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़, उसके अलावा रिडक्शन इन टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्ट्स। अभी बता दिया, जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो उस समय गवर्नमेंट को अपना टैक्सेस कट करना पड़ा, ताकि एक तो वैसे ही इन्फ्लेशन हो रहा था इकनॉमी में, और अगर टैक्सेस बढ़े रहते, और ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो इन्फ्लेशन है एक तो पहले, ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ा हुआ है, ऊपर से अगर गवर्नमेंट भी टैक्सेस अपने हाई लेवल पे रखे तो ये फिर प्राइस और बढ़ के यहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्राइसेस और ज़्यादा, तो उसके कारण इन्फ्लेशन और बढ़ेगा फिर। तो उसके कारण क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस को कट करना पड़ा। ठीक है, रिडक्शन इन टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्ट्स। फिर है फिस्कल रेजिलियंस। फिस्कल रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रेच हुआ है वो वापस अपने पोजीशन पे कैसे आएगा। ठीक है, तो रिकवरी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, टैक्सेस वगैरह सब वापस अपने लेवल पे आ गए, टैक्स बायोंसी एक से ज़्यादा बढ़ गई है, वो हो गया फिस्कल रेजिलियंस। पाथ से डेविएट हुए थे लेकिन उसके बाद वापस अपने पाथ में आ गए। बायोंसी इन रेवेन्यूज ऑन डायरेक्ट टैक्सेस एंड जीएसटी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, केपेक्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स। पेंडेमिक के टाइम पे बिना इंटरेस्ट के लोन दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंटर के द्वारा। एनहेंस्ड बोरोइंग सीलिंग्स, अभी बताया, जो भी नेट बोरोइंग सीलिंग होती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जितना बोरो कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको बढ़ा दिया गया था। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं। ग्लोबल रिस्क, अनसर्टेनिटीज, इंसिडेंस ऑफ पेंडेमिक, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ। अभी लगातार कंटिन्यूसली फर्स्ट चैप्टर से यही सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, तो बहुत नंबर ऑफ रिपीटिशंस है, हर चैप्टर में यही चीज़ बताया गया। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में रीज़न वही था, तो पहले हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स एंड परसिस्टिंग हाई इन्फ्लेशन रेट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूरोप एंड रिलेटेड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। फिर फिस्कल पॉलिसी एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन टूल, फिस्कल पॉलिसी को कैसे इकोनॉमी को अपने पाथ पे लेके आने के लिए यूज़ किया गया है ना। रिवाइव द इकोनॉमी बाय बूस्टिंग डिमांड, वो वाला फॉर्मूला y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, तो जी वाले पार्ट को अगर आप बूस्ट करोगे तो y ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, है ना। तो वो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाएगी, तो उस चैप्टर में अपन देखे थे कि मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होगा 4.8x, है ना। तो हाँ, मल्टीप्लायर इफेक्ट बाई कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कितना था, 4.8 टाइम्स, है ना। तो उसका भी इफेक्ट अपने को इकोनॉमी में देखने के लिए मिलेगा, कहाँ पे, वो y एग्रीगेट डिमांड। रिवाइव द इकोनॉमी बाय बूस्टिंग डिमांड, दूसरा है प्रोवाइडिंग सेफ्टी नेट टू वल्नरेबल, एंड तीसरा है एड्रेसिंग डोमेस्टिक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेन्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, हाँ, अब हुआ क्या, पेंट अप डिमांड हम देखे थे ना फर्स्ट चैप्टर में। पेंट अप डिमांड मतलब लॉकडाउन के टाइम पे लोग अपना
पोस्टपोन करते गए ना कि ठीक है लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम मार्केट जाएंगे तब खरीदेंगे, है ना। तो जब मार्केट खुला तो लोगों के पास एक लंबा चौड़ा लिस्ट बन चुका था कि ये सामान हमारे को लेना है, तो गए मार्केट में और सब के सब पहुंच गए। खुला था मार्केट, बहुत साल से खरीद नहीं पाए थे, तो वो एक होता है ना अंदर में ये शॉपिंग नहीं किए, तो सब चले गए शॉपिंग करने एक साथ। तो एग्रीगेट डिमांड में तुरंत बढ़ती है ना, लेकिन उसके डिमांड के हिसाब से सप्लाई मैच कर पाना थोड़ा सा डिले होता है ना। तो उस सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स को मैच करने के लिए गवर्नमेंट क्या की, यहाँ पे लिखा है एड्रेसिंग डोमेस्टिक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स एंड सस्टेन्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड है डायलेमा दैट फेस द गवर्नमेंट टू इवैल्यूएट द ट्रेड ऑफ बिटवीन मेंटेनिंग फिस्कल सपोर्ट वर्सेस विदड्रॉइंग फिस्कल स्टिमुलस। अब डायलेमा क्यों था? डायलेमा इसलिए था, डायलेमा का मतलब होता है कि दो डिसीजंस के बीच में कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, ये कन्फ्यूजन। तो पहला तो था कि पेंडेमिक के कारण आपको सब्सिडीज़ देना है ना, बहुत सारे स्कीम्स थे उसके अंतर्गत आपको, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, वो स्पेशली पेंडेमिक के टाइम पे ही वो लाई गई थी स्कीम। तो उससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ठीक, तो एक साइड एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और दूसरे साइड इन्फ्लेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके कारण इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़े, उसके कारण इन्फ्लेशन भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट पेंडेमिक के कारण ज़्यादा खर्चा करे, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दे, या तो फिर कम खर्चा करे क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा था गवर्नमेंट के साइड से कि हमको करना क्या है। तो फिर वही कि ठीक है एक फिस्कल पॉलिसी ऐसी बनाते हैं जो दोनों तरफ मैनेज हो जाए। तो यही बोल रहा है डायलेमा दैट फेस द गवर्नमेंट टू इवैल्यूएट द ट्रेड ऑफ बिटवीन मेंटेनिंग फिस्कल सपोर्ट एंड वर्सेस विदड्रॉइंग फिस्कल स्टिमुलस। गवर्नमेंट एडॉप्टेड कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी। ठीक, यहाँ से आ जाते हैं परफॉर्मेंस ऑफ। अब उसको एलैबोरेटली अपन देखेंगे कि कैसे कैसे पर्टिकुलर हर एक फाइनेंसेस कैसे कैसे बढ़ा है, ठीक, कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहले आ जाते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? नहीं, खर्चे जितने कर रहे हैं उससे कम। हाँ, वो गवर्नमेंट का एक इसमें वैसे बेसिकली 4 टाइप के डेफिसिट होते हैं, घाटे, है ना। 4 टाइप के डेफिसिट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बजट डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट और चौथा होता है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो बजट डेफिसिट क्या होता है? एक ब्लैंक पेज इसमें कहाँ पे होगा, कौन सा ब्लैंक पेज दिख रहा है? यहाँ पे बता देता हूँ। बजट डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसीट्स। ये होता है बजट डेफिसिट, बजट घाटा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में आपका कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आ जाएगा? पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल रिसीट्स में कौन कौन सा आ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ठीक, तो ये दोनों का डिफरेंस को बोला जाता है
आगे और उसको फर्दर देख लेंगे कि एक्सपेंडिचर में टोटल एक्सपेंडिचर किन सबको मिला के होता है और टोटल रिसीट्स किन सब को मिला के टोटल रिसीप्ट्स होता है। तो इसको बोला जाता है बजट घाटा। ठीक है, दूसरा होता है रेवेन्यू डेफिसिट। देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से ना। प्रीलिम्स में बहुत बार डेफिसिट घाटे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। और सबसे खतरनाक डेफिसिट जो होता है वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। क्यों? पेंशन्स वगैरह ये सारे जो मेजर खर्चे हैं सरकार के, उसको किसी के ऊपर डिपेंड है। हाँ, ठीक है। आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिससे फर्दर इनकम नहीं होने वाला है ना। और रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी हो जाएगी? रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों टाइप है ना। तो मतलब आपका जो टैक्सेस से पैसा आ रहा है उसको आप, हाँ, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर में यूज़ कर रहे हो जिससे फर्दर कोई इनकम नहीं होने वाली है। रेवेन्यू रिसीट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, कैपिटल रिसीट्स में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता है ना गवर्नमेंट के पास में। कैपिटल रिसीट्स में क्या हो गया, अगर पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं है ना, और किसी को लोन दिए है तो वो वापस मिल रहा है स्टेट को। तो कैपिटल रिसीट से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। ज़्यादा इनकम किससे हो रही है? टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। अब उस पैसे को अगर आप ऐसे जगह पे यूज़ करते हो जिससे फर्दर इनकम जनरेट नहीं होना है, तो इसका मतलब कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ आपका, है ना। तो इसीलिए सबसे जो खतरनाक डेफिसिट होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर? नेक्स्ट होता है फिस्कल डेफिसिट। ये क्या हो गया? ये आपको क्या बताता है फिस्कल डेफिसिट? गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग कितनी है। ठीक है, अपने एक्सपेंडिचर को मैच करने के लिए गवर्नमेंट बोरो कितना कर रही है। इट शोज टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। जितना भी लोन ले रही है, बोरो कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। जो आपका बजट डेफिसिट देखे ना, उसमें से आपका ठीक है, उसका आगे फॉर्मूला देख लेंगे फिस्कल डेफिसिट का। पर सिग्निफाई क्या करता है कि जितना आपका बोरोइंग्स है ना, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि आय कम होती है गवर्नमेंट की और खर्च ज़्यादा करती है ना। तो वो खर्च जो कर रही है वो पैसा कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, चाहे डोमेस्टिक से लें चाहे एक्सटर्नल सोर्स से लें। तो जो भी पैसा गवर्नमेंट बोरो कर रही है उसी को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, और लास्ट होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा, इसको वित्तीय घाटा बोलते हैं। ठीक है, ये होता है प्राथमिक घाटा। इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स।
ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। फिस्कल डेफिसिट किसको बोलेंगे? मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट का इनकम लेट अस से 80 रुपीज़ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और एक्सपेंडिचर कितना है, मान लेते हैं 120 रुपये, 120 रुपीज़, ठीक है। तो बोरो कितना करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? तो ये हो जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या होता है कि पिछला जो लोन्स है गवर्नमेंट के ऊपर में, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। ये जो डेफिसिट है वो करेंट ईयर का है ना, मतलब आपको 40 रुपये उधार लेना पड़ रहा है। उस 40 रुपये जो उधार लिए हो आप, उसमें से लेटस से कि 5 रुपये आपका पिछला उधार का इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो अगर अपने को करेंट ईयर का वो देखना है कि करेंट ईयर का कितना फिस्कल इनडिसिप्लिन है गवर्नमेंट का, है ना, तो उसको हम देख सकते हैं प्राइमरी डेफिसिट से, केवल अगर करेंट ईयर। क्यों? क्योंकि जिस 40 रुपये जो डेफिसिट जो गवर्नमेंट ले रही है, उसमें से 5 रुपये तो पिछले साल के इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, जो पिछले साल का लोन था उसके ऊपर जो इस साल इंटरेस्ट पे करना है ना, तो इस साल वो पैसा यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये होता है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो ये हो गया ₹40 और माइनस ₹5 अगर 5 रुपीज़ इंटरेस्ट पेमेंट से, तो ये हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट ₹35। क्लियर है? ठीक। कौन से स्लाइड में पहुंच गए थे? हाँ, ठीक है। अब देखिए, फिस्कल डेफिसिट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट के ऊपर लोन कितना लेना पड़ रहा है गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, ठीक है। तो आप देखना फाइनेंशियल ईयर 21 में ये था 9.2% ऑफ जीडीपी, जितनी जीडीपी है उसका 9.2% आपका वित्तीय घाटा था गवर्नमेंट का, बोरोइंग्स, ठीक। ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। और फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना है एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से? 3%। हाँ, उसको अभी कितना कर दिया गया है? 2024-25 तक के आपको मीट करना है, कितना? 4.5%, ठीक। 6.7% आ गया फाइनेंशियल ईयर 2022 में, दैट मीन्स अच्छा हुआ इकोनॉमी में। 9.2% 21 से 6.7% फाइनेंशियल ईयर 2022। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.3%, मतलब आपका पिछले साल से भी कम हो गया है इस साल का फिस्कल डेफिसिट। क्यों? क्योंकि टैक्स बैलेंस अच्छी हुई है ना, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हुआ है। और हाई फिस्कल डेफिसिट का कारण क्या था यहाँ पे? फाइनेंशियल ईयर 2021 में ज़्यादा जो वित्तीय घाटा है उसका कारण क्या था? तो पहला है एडिशनल स्पेंडिंग ऑन फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज, और उसके बाद स्पेसिफिक ड्यूटी कट्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, है ना, जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस को कम की थी ताकि इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हुए हैं वो इधर ट्रांसमिट मत हो, क्लियर। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है कि टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जितना हुआ है। नेट टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या होगा कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन में भी तो कुछ खर्चा हो रहा है ना, आपका रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिशियल से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, है ना, कस्टम के ऑफिशियल्स हैं, एक्साइज के ऑफिशियल्स हैं, उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस वाले ऑफिशियल्स हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तो उन सब का सैलरीज पेमेंट्स वगैरह होता है जो, उसको अगर काट देंगे क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्शन में होने वाला खर्चा है, ठीक, तो वो नेट हो जाएगा। ग्रॉस टैक्स मतलब ओवरऑल जितना हुआ है, तो वो हो गया ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। वॉज एस्टिमेटेड वेरी लो, ठीक है। 2022 में टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसको बहुत कम बजट में बहुत कम मान के चले थे, ठीक है।
बट बिकॉज ऑफ हाई टैक्स बायोंसी इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2022, हाई टैक्स बायोंसी के कारण शॉर्ट अप कॉजिंग करेंट ईयर GTR ग्रोथ अ मियर 1.8 ओवर लास्ट ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ, ये वही है कंजर्वेटिव अप्रोच जो बजट में रखी है ना गवर्नमेंट, वही है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बोलते हैं ना, आप जनरली यू सुने होंगे कि अगर आप एग्जामिनेशन भी फेस करने के लिए जा रहे हो तो एज अ मोटिवेशनल लाइन बोला जाता है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि आप सबसे मतलब टफेस्ट कितना पेपर जितना टफेस्ट आ सकता है उसके हिसाब से तैयारी करो तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, है ना। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के हिसाब से ही गवर्नमेंट क्या की थी कि मान लेते हैं कि सिचुएशन अभी भी इस साल भी इस फाइनेंशियल ईयर में भी अच्छी नहीं होगी, तो हम मान के चलते हैं कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन जो होगा वो बहुत कम होगा। तो यही कंजर्वेटिव अप्रोच है कि गवर्नमेंट बहुत कम मान के चली थी, लेकिन उसके बाद कलेक्शन अच्छा हुआ, ठीक। तो वही चीज़ इस पॉइंट में बोल रहा है कि पहले एस्टिमेट कम किया गया था बट हाई टैक्स बायोंसी के कारण कलेक्शन अच्छा हुआ। इसके कारण क्या हुआ कि इस साल का जो कलेक्शन है कम रखे थे तब ज़्यादा दिखा रहा था, अभी बढ़ा है तो उसके हिसाब से इस साल का कलेक्शन जो है वो कम दिखा रहा है। बेस इफेक्ट क्लियर है, यहाँ के हिसाब से इतना अगर कलेक्शन है, ठीक है, और इस साल का एस्टिमेट इतना है, ठीक। लास्ट ईयर का कलेक्शन इतना मान के चले थे, अब वो बढ़ के इतना हो गया, तो उसके हिसाब से ये वाले कलेक्शन में जो डिफरेंस है वो 1.8% ही है बस। क्लियर है, दिस मीन्स दैट द एक्चुअल टैक्स रेवेन्यू फॉर फिजिकल ईयर 23 इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द बजट एस्टिमेट्स, ठीक। क्लियर। रेवेन्यू नॉन डेट रिसीट्स, रेवेन्यू में सबसे पहले क्या देख लिए अपन, डेट रिसीट्स देख लिए, मतलब क्या, उधार मतलब फिस्कल डेफिसिट, जितना बोरो कर रही है गवर्नमेंट, तो फिस्कल डेफिसिट देख लिया मतलब उधार देख लिया गवर्नमेंट का। अब नॉन डेट रिसीट्स मतलब जो बिना उधारी वाला रिसीट्स है, जो ग्रांट्स हो गया जिसको वापस नहीं करना है, ठीक, वो हो गया। तो रेवेन्यू रिसीट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022 इज ग्रेटर देन फाइनेंशियल ईयर 21 पेंडेमिक ईयर। तो पेंडेमिक वाले साल के हिसाब से 2022 फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू रिसीप्ट्स बढ़ा है दोनों। फिर रेवेन्यू रिवाइवल, ऑल मेजर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट एक्साइज ड्यूटीज, ठीक है, सारे बढ़े हैं, एक्साइज ड्यूटी को छोड़ के सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़े हैं। फिर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 15.5% अप्रैल टू नवंबर 2022, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक सर्वे में डेटा ज़्यादातर जहाँ पे दिया है ना वो अप्रैल से नवंबर तक का दिया है ना, क्योंकि जब इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है जब बनाए होंगे तब उनके पास नवंबर तक का डेटा रहा होगा, है ना। तो जो लास्ट ईयर के 2022 में अप्रैल से नवंबर तक का ही कंपैरिजन किया है कई जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 2021 से 2022 सेम पीरियड अप्रैल से नवंबर में कितना ग्रोथ दिखा है ये बता रहा है इसमें, ठीक है। कितना था, 15.5% ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, मतलब बहुत डिसेंट इंक्रीज है। नेट टैक्स रेवेन्यू इज रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर असाइनमेंट टू द स्टेट्स ग्रू बाय 7.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो नेट टैक्स रेवेन्यू क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है पैसा, ठीक है, उसके बाद जितना बच जाता है उसको नेट टैक्स रेवेन्यू बोला जाता है, ठीक। तो वो कितना बढ़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 7.9%। तो नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ट्रेंड ध्यान में रखना है कि बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है ओवरऑल। एफर्ट्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एक्सपेंड द टैक्स बेस एंड एनहेंस टैक्स कंप्लायंसेस, ठीक है। नॉन डेट टैक्स रेवेन्यू क्या बोल रहा था, नॉन डेट रिसीट्स, ठीक है। तो नॉन डेट रिसीट्स में टैक्सेस और टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाता है ना। तो
टैक्स को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर्स ली है ये इसमें बता रहा है। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। कब आया था जीएसटी? 17 1 जुलाई, है ना? तो हाँ, तो ये है पहला इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हो गया। इससे क्या हुआ? कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब आप लोग जानते हो कास्केडिंग इफेक्ट मतलब? नहीं मालूम? किसी एक के कोलैप्स होने की वजह से बाकी सारे चीज़ें अपने आप कोलैप्स में। हाँ, वो डोमिनोज इफेक्ट है, वो डोमिनोज इफेक्ट है। कास्केडिंग क्या होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं ले लेते हैं, ठीक है? अब गेहूं को जब मैं खरीदा तो खैर एग्रीकल्चर में टैक्सेस नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कि उसमें अपन लगा देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें टैक्स है खरीदने पे, बेचने पे, ठीक? तो मान लिए कि जब मैं गेहूं फार्मर से खरीदा तो वहाँ पे मैं टैक्स पे किया। अब जब मैं गेहूं को वापस से फ्लोर मिल लेके जा रहा हूँ आटा चक्की, तो वहाँ पे आटा चक्की में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं अपन, उसका सर्विस चार्ज चक्की वाला दे रहा है, उसको अपने सर्विसेज में जोड़ेगा, है ना? तो वहाँ पे फिर से मैं सर्विस पे किया, उसको आटा चक्की में जो 2 बार हो गया ना। अब उसके बाद जब मैं आटा हो गया मेरे पास, उसके बाद मैं मेरी बेकरी है, अब उसको मैं बेक कर रहा हूँ, ठीक? तो अब जब मैं बेक कर रहा हूँ तो मान लो मैं माइक्रोवेव ओवन लिया हूँ, उसमें भी खरीदने के टाइम ओवन में टैक्स दिया हूँ मैं, और भी जो भी उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें भी सर्विस टैक्स दिया मैं, ठीक है? उसके बाद जब फिर से बेचूंगा मैं तो उसमें फिर से मान लो सेल्स टैक्स लग रहा है, तो फिर जब मैं कंज्यूमर को बेच रहा हूँ तो उसमें मैं जितना भी प्राइजेस पे किया था वो सारा कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है ना? अब कहाँ से स्टार्ट हुआ था टैक्स कलेक्ट करना? वो किसान के पास से, उसके बाद चक्की वाला और इलेक्ट्रिसिटी का, फिर मेरे माइक्रोवेव ओवन का टैक्स, और उसमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी लगी उसका टैक्स, और फिर मैं जब बेचा उसका टैक्स, ठीक है? तो ये सारा टैक्स क्या हुआ? वो जुड़ते 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 उसी को बोला जाता है कास्केडिंग इफेक्ट। समझ में आया? और ये परसेंटेज वाइज होता है, तो वो ना परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज लगते जाता है, तो उसको मैं एग्जांपल से बता दूंगा कभी, ठीक है? हाँ, तो ये कास्केडिंग इफेक्ट के कारण क्या होता था कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा होते थे कमोडिटी, ठीक? इसीलिए क्या हुआ, जीएसटी गवर्नमेंट लेके आई ना, तो उसके पहले वैल्यू एडेड टैक्स लाया था, उसमें भी कास्केडिंग इफेक्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन सिर्फ गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में अभी भी कास्केडिंग इफेक्ट था। इसीलिए वैट के बाद क्या लाया गया? जीएसटी, जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों का कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है? तो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ 2017 में। अब वो एक फैक्टर था जिसके कारण टैक्स कंप्लायंस बढ़ा। उसके बाद डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, तो डिजिटलाइजेशन से क्या हुआ कि टैक्स इवेजन जो है वो कम हुआ, ठीक है? और जीएसटी पोर्टल आने से इनकम जो डिस्कवरी है वो भी आसान हो गई, उसके कारण भी बढ़ा। फेसलेस असेसमेंट एंड अपील, ये अपन गवर्नेंस में पढ़ चुके हैं, इसके कारण भी ये टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिटर्न फाइलिंग, जितना आसान आप पोर्टल को कर दोगे, है ना, उतना ज़्यादा आसानी से आदमी टैक्स पे करेगा, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिटर्न फाइलिंग। असिस्टेंस टू टैक्स पेयर्स, जो भी सर्विसेज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप कॉल कर लिए, कैसे करना है पूछ लिए, तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद जनरेशन ऑफ ई वे बिल्स अंडर द जीएसटी सिस्टम। उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है? ये सारे मेजर्स ली गवर्नमेंट, जिसके कारण आपका टैक्स कलेक्शन और टैक्स कंप्लायंस दोनों बढ़ा है। ऑल दीज हैव लेड टू टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ एट मच हायर पेस देन जीडीपी ग्रोथ, ठीक है? अब ये डायरेक्ट टैक्स देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस हैव रजिस्टर्ड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 26%। सबसे फर्स्ट पेज में हम देखे थे कि डायरेक्ट टैक्स एज ग्रोथ ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी,
लिखा हुआ था ना। तो डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है ना। यही ये वाला पॉइंट बता रहा है। नवंबर टू अप्रैल 22 लेड बाय कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स ग्रोथ। दो मेजर डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, एक कॉर्पोरेशन टैक्स, एक इनकम टैक्स, दोनों बढ़े हैं। ग्रोथ रेट ऑफ मेजर डायरेक्ट टैक्सेस आर मच हायर देन देयर लॉन्ग टर्म एवरेजेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म एवरेज मतलब बहुत लंबे समय का एक एवरेज निकाल लिया जाता है, उससे इस साल का कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों टैक्सेस में लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत अच्छा ग्रोथ हमारे को देखने के लिए मिला है। क्लियर। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे पहला आ जाता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज हैव एक्टेड एज फ्लेक्सिबल पॉलिसी टूल्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। बता चुका हूँ। सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी देख लेते हैं। लो ग्लोबल ऑयल प्राइजेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21 क्रिएटेड सम रूम टू इंक्रीज द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल टू ऑक्यूमेंट द रेवेन्यू पूल। जो भी गवर्नमेंट का आय का स्रोत है, आय का जो साधन है, ठीक, उसको बढ़ाने के लिए जब पेंडेमिक के समय पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए थे, क्यों? क्योंकि डिमांड कम थी। तो उस समय गवर्नमेंट को थोड़ा सा रूम मिल गया कि अपने टैक्सेस को बढ़ा लेते हैं और अपने कॉफर्स को बढ़ा लेते हैं, भर लेते हैं गवर्नमेंट कॉफर्स। ठीक है, तो टैक्सेस उस समय कलेक्शन अच्छा हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट रिड्यूस्ड द एक्साइज ड्यूटी इन नवंबर 21 एंड मई 2022 टू कंट्रोल द पास थ्रू ऑफ राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऑन द कंज्यूमर्स। अब इंटरनेशनल जो भी शॉक्स थे, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके कारण वो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस ज़्यादा थे। रिपीटिशन है पर ठीक है, देख लेते हैं। पहले से दिख गया था कि हाँ। पेंडेमिक के टाइम पे हम लोग अगर रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर लें तो हाँ। जब मार्केट ओपन होगा तो हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देगा। हाँ, और पेंडेमिक के टाइम पे भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नीड था, है ना। तो वो भी, लेकिन उस समय नहीं मालूम था कि बाद में जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होगा वैसे ही रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। तो उस समय क्या किया गया, जब कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ तो उस समय एक्साइज ड्यूटी को कम करना पड़ा, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन भी चल रहा था एकदम। एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन हैज डिक्लाइन बाय 20.9%। तो हमने ऊपर हमने देखा था कि से एक्साइज ड्यूटी छोड़ के सारे टैक्सेस ग्रो हुए। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी डिक्लाइन हुआ है 20.9%। ठीक है, ट्रेंड पूछा जाएगा अगर आपको एक प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट दे दे कोई भी क्वेश्चन में कि ऑल टैक्सेस हैव ग्रोन फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ा है, बाकी सारे टैक्सेस बढ़े हैं एक्सेप्ट एक्साइज ड्यूटी। हाँ, फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2022 ईयर ऑन ईयर बेसिस बजट एस्टिमेट्स। ठीक है, पहला देख लिया एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स में। उसके बाद आता है कस्टम्स। कस्टम्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। हाई इंपोर्ट्स हैव लेड टू 12.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन कस्टम्स कलेक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इंपोर्ट्स, जो इंपोर्ट्स बढ़ा था उसके कारण कस्टम के कलेक्शन में 12.4% का ग्रोथ देखने को मिला है। नेक्स्ट है जीएसटी। जीएसटी में 13.40 लाख करोड़, इसमें देख लेते हैं। जीएसटी में 13.40 लाख करोड़ फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2022, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 24.8%। ठीक है, मतलब जीएसटी कलेक्शन जो है वो 13.40 लाख करोड़ हुआ है अप्रैल से लेके दिसंबर तक के। ठीक है, जिसमें लास्ट ईयर के हिसाब से कितना ग्रोथ देखने को मिला? 24.8%। सेकेंड है एवरेज मंथली कलेक्शन 1.5 लाख करोड़, है ना। रीजंस फॉर इंप्रूवमेंट इन जीएसटी कलेक्शंस, ये सारे रीजंस हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। पोस्ट पैंडेमिक रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी, नेशन वाइड ड्राइव अगेंस्ट जीएसटी इवेडर्स एंड फेक बिल्स। उसके बाद अदर मेनी सिस्टमिक चेंजेस, वेरियस रेट रेशनलाइजेशन मेजर्स टू करेक्ट द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेट रेशनलाइजेशन किया गया है, तो इफेक्टिव जीएसटी रेट आज के टाइम पे कितना है? लगभग मेरे ख्याल से 12% के आसपास है इफेक्टिव जीएसटी रेट, है ना। तो
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि जो कमोडिटी गरीबों के ज़्यादा काम की होती है, ज़्यादा गरीब लोग यूज़ करते हैं, मतलब लो इनकम लेवल वाले, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स अगर लग रहा है तो वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है। तो उसको रेशनलाइज करना गवर्नमेंट का काम है ना, कि आप ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, आप देखोगे कितने स्लैब्स हैं टोटल जीएसटी में? 4। कौन कौन से? 5% तक है, एक 0% है, 0% है, 5%, 12%, 18% और 24%। हाँ 28। 22 या 24% है, क्योंकि पहले ज़्यादा था फिर उसको कम। हाँ, तो क्या किए कि सब हर एक अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग स्लैब में डाले थे, है ना। तो कई बार क्या हुआ कि शुरुआत में हो सकता है कि कोई ऐसा कमोडिटी हो जो लो इनकम ग्रुप वाले ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उसको बड़े टैक्स स्लैब में डाल दिए हों, तो उसको रेशनलाइज करने के लिए क्या किए कि उसको हटा के वहाँ से कम टैक्स वाले स्लैब में डाला गया, ठीक है, कम ब्रैकेट में। इसमें वो केरोसिन ऑयल भी आ जाएगा, क्योंकि वो तो क्रूड ऑयल का हिस्सा है और उसको तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, मार्केट के ऊपर छोड़ के देती है। केरोसिन भी क्या है स्लैब में इंक्लूड होगा? नहीं, वो भी फ्री है, क्योंकि नॉर्मली वो तो गरीब लोग के लिए नहीं, लेकिन बहुत कंट्रोल है गवर्नमेंट का केरोसिन के ऊपर में, मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, सप्लाई नहीं होता है, मार्केट में नहीं है वो, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से अभी मिल रहा भी होगा ना तो फेयर प्राइस शॉप्स में मिलेगा, उचित मूल्य की दुकान जो है वहाँ पे। हाँ ठीक है, ऐसे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्यों? एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता था इसीलिए, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और उसको ठीक करने को बोला जाता है रेशनलाइजेशन, ठीक है, युक्तियुक्तकरण। कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू डबल द जीएसटी नेट, जितने लोग आज जीएसटी पे कर रहे हैं, अभी आप देखोगे कि जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो बहुत सारे एमएसएमईज अब जीएसटी पे करना चालू कर दी, ठीक है। तो जीएसटी नेट मतलब जितने लोग भी जीएसटी पे कर रहे हैं उसको डबल करना, क्लियर। जीएसटी टैक्स पेयर्स इंक्रीजिंग फ्रॉम नियरली 70 lakhs टू 1.4 करोड़। 2017 में जीएसटी पेयर्स कितने थे? 70 lakhs। 2022 की स्थिति में कितने? 1.7 करोड़, ठीक है। जीएसटी हैज लेड बेटर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, है, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, स्टिल जीएसटी पोर्टल के इम्प्लीमेंट होने से इनकम डिस्कवरी आसान हो गई है, और इनकम डिस्कवरी हो रही है, दैट मीन्स कि अगर इनकम डिस्कवरी, आपकी इनकम पता चल जा रही है गवर्नमेंट को और आप पे नहीं किए, तो आपके ऊपर टैक्स इवेजन लग सकता है, तो फिर इनकम डिस्कवरी अगर हो रही है तो आपको पे करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ फॉर इनकम टैक्स कलेक्शन, मतलब इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती है ना, कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या मैं पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए पे कर रहा हूँ? नहीं, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है। या अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना, इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे को उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या हो गई कि आप लोग मेरे से पढ़े और अपने छोटे भाई बहनों को जाके घर में पढ़ा दिए, है ना, तो क्या आप लोग जो छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हो उसका प्रॉफिट मेरे को हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई, है ना। मैं इस मोटिव से भी आप लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग आगे उसको पढ़ाओगे, ठीक है, बट वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक। तो वैसे जीएसटी पोर्टल में ये इंटेंशन से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था कि इनकम डिस्कवरेबल हो जाएगी, बट उससे हो रही है और उसका जीएसटी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं ले रहा है, तो वो हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक। बाकी कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक।